नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि चित्रों के इतिहास के बारे में देखा था और कि कौन सी गुफाएं और किन किन ने इनकी खोज की थी। तो उस वहाँ तक अपन ने पढ़ा था। फिर आज हम ये पढ़ेंगे चित्रों के विधान और कौन कौन सी प्रमुख जो गुफाएं गुफाएं शैल चित्र मिले, कहाँ कहाँ जगह है, वहाँ पर पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले आता है चित्रों का विधान, मतलब चित्र बनाए कैसे गए। तो शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं की छतों, फर्शों और भित्तियों दीवारों पर बनाए गए। अनेक चित्र खुले में रखी हुई पत्थर की शिलाओं पर भी प्राप्त हुए। इन चित्रों में सीमा रेखा की प्रधानता है। इन्हें रेखा चित्र मानना अधिक उचित है। आकृति की सीमा रेखा को अधिकतर इसे नुकीले पत्थर के औजार से खोद कर बनाया गया, जिससे वह वर्षा के जल से धुल न जाए और स्थायी बने रहे। सामान्यतः 2-3 रेखाओं के मानव आकृतियों का निर्माण किया गया और कभी कभी चौखुटे दर से मनुष्य आकृति बनाई गई, जिसमें तिरछी पड़ी रेखा बढ़ दी गई है। मतलब इस पूरी एक है कह रखा है कि मतलब कि सब चित्र दीवारों पर बनाए, गुफा में बनाए, फर्शों पर बनाया फिर। लेकिन वो बनाए कैसे, वो पूरी इसमें बता रखा है कि रेखा चित्र का मतलब कि खाली सिर्फ ये से, इसमें कुछ कलर वलर भर नहीं सकते, ऐसे कुछ बना रखा है। तो ये समझिए कि ये रेखा चित्र ये होते हैं, मतलब जिसमें खाली रेखाओं की प्रधानता है, मतलब कि खाली एक रेखा है। अब इसके अंदर आपके कलर कैसे भर सकोगे। तो आकृति की सीमा रेखा अधिकतर है नुकीले पत्थरों के औजार से खोद खोद कर बनाते थे। तो पत्थरों से खोद खोद कर इतना तो काम नहीं हो पाता था, तो वो ऐसे रेखा चित्र बना बना के छोड़ देते। और कहीं कहीं पर देखने को मिलते तो वहाँ पर एक डब्बे के आकार के भी मिलते चित्र, जैसे डब्बे पर ऐसे कर रखा है, ऐसे ऐसे हाथ बना रखे ऐसे। ये आगे चित्र आएगा भी आपको, आगे 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 देखते हैं, आगे चलते हैं। ये जैसे ये देखिए डब्बे के टाइप में ये चित्र बना रखे फ्रेंड, डब्बे से ये चित्र बना रखे। कैसे कितना बहुत सरल चित्र है ये, मतलब एक आकृति के ऊपर ही है। जैसे कि ये देखिए एक आकृति में बना रखे ये सब। ये पत्थरों से खोद खोद कर बनाए जाते थे। दीवार भित्तियों पर भी बनाते थे, शेल पे बनाते। शेल मतलब चट्टानों पर, इन पे। फिर आते हैं रंग तथा आकार। इन चित्रों में रंगों का प्रयोग बाल सुलभ प्रकृति के आधार पर किया गया। मतलब बाल सुलभ प्रकृति मतलब वो बच्चे टाइप चित्र नहीं समझ सकते अपन, कहते हैं ये क्या बच्चों जैसे चित्र है। आकृति को भरने के लिए धरातल पर रंगों को सपाट लगाया, मतलब कि एक जैसे रंग लगाएगा। सपाट मतलब बिल्कुल फ्लैट लगाना, ऐसे नहीं कि कुछ स्ट्रोक्स वोक देना, ऐसे कुछ। तो सपाट लगाया गया। इन चित्रों में उसने खनिज रंगों का प्रयोग किया, मतलब जो पहले मिनरल्स होते थे, मतलब पत्थरों को खोद खोद कर या मतलब कहाँ ही मिल जाते थे, उनसे बनाया गया। और इन रंगों में प्रधानता है, मतलब इन रंगों में रंग है जो भी कौन से रंग है, गेरू, हिरोंजी, रामरस तथा खड़िया का प्रयोग किया था। मतलब ये हिंदी में नाम है, ये इंग्लिश में आप देख लेना। मतलब ये यही होगा, लाल, पीला और सफ़ेद, ये होगा। इन रंगों में अतिरिक्त रासायनिक रंगों का में कोयला और काजल का प्रयोग किया गया है। सामान्य रूप में लाल गेरू सबसे अधिक प्रधान है। मतलब आप कौन सा भी पुराने चित्र देखो तो उसमें आप ज़्यादातर देखोगे तो लाल रंग का बहुत उपयोग करता है, मतलब गेरुआ रंग, जैसे नहीं होता कि ईंट जैसा रंग होता। सामान्य रूप में लाल गेरू सबसे अधिक प्रयोग मिलता है। इससे मिलते जुलते नारंगी, चॉकलेटी, भूरा मतलब एवं बैंगनी रंगों का भी इन चित्रों में मिलता है। सफ़ेद खड़िया का प्रयोग बहुतायत से चित्रों में मिलता है सफ़ेद और किया गया। कहीं कहीं पीले और हरे रंग का भी प्रयोग दिखाई देता है। भीमबेटका की शिलाश्रयों में हरे रंग का चित्रांकन पाया जाता है। डॉक्टर वी एस वाकणकर ने उत्तर पाषाणकालीन इन चित्रों को उत्तर पाषाणकालीन माना है। ये सभी रंग निकटवर्ती क्षेत्रों में खनिज रूप में सुलभ थे, जिन्हें घिस कर रंग तैयार किया जाता था। मतलब कि इन जो ये पत्थर टाइप होते थे तो इनको है ना नीचे कहीं कहीं, जैसे कि मान लो कि एक सरफेस होते थे, उनके ऊपर घिस 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 के, मतलब जैसे चंदन से वो अपन चंदन नहीं निकालते, चंदन की लकड़ी से, तो वैसे इनमें से रंग निकाला करते थे। मतलब ये पुरानी विधियाँ होती थी ऐसे। अभी 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 तो ये मशीनों से इनसे बनते, लेकिन जब आप पुराने कलाकारों को देखते थे तो वो ऑयल पेंट्स भी ऐसे ही बनाते थे। वो कहीं से पिगमेंट्स या मिनरल्स लेके आते थे, तो वो ऐसे उसके अंदर दबाते थे, उसके अंदर तेल मतलब जो अलसी का तेल होता है उसे डाल डाल कर पीस पीस कर वो रंग बनाते थे। और उसकी कंसिस्टेंसी होती थी, मतलब कि गाढ़ापन को सही रखते थे। अब आते हैं आगे, चलते अपन। ये चित्र भद्दे, असंयत और कठोर है, परंतु इनमें गति व सजीवता और तुलिका की शक्ति इनकी प्रमुख विशेषता है। मतलब तुलिका की शक्ति मतलब कि एक जैसी लाइनों में बता रखा है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस लाइन है इनकी। रेशेदार लकड़ी का बाँस या नकुर आदि से सिरे की कूट कर बनाई गई जाती थी। मतलब ये तुलिका मतलब कि ब्रश कैसे बना सकते, मतलब जो आप देखते होंगे, आप कभी आप बाँस आपने हाथ में लिया होगा, पुरानी बाँस की लकड़ी, तो क्या होता है कि अपने हाथ में उसके कुछ कांटे चुभ जाते, तो उसको ऐसे वो कांटे बहुत रेशे टाइप होते, तो उनको कूट कूट के ऐसे ऐसे बना देते थे और उसको उपयोग में लेते। और उपयोग में फिर वो जो अपने पास एक बकेट होती है, जैसे अभी तो पैलेट चल रही, पहले बकेट होती थी, तो बकेट के अंदर आप दीवारों पे तो वैसे बकेट से ही काम होता है, मतलब बकेट पेंट अपन लाते हैं। तो वो अपने जो शरीर के पुट्टे की
हड्डी होती है उसको उपयोग में लेते थे, मतलब बकेट के रूप में, जो कुछ भी कलर डाल के प्याले के रूप में लेते थे, मतलब प्याले के रूप में लेते थे। ये यहाँ पर यही दे रखा है। फिर आगे चलते हैं, काम में लेते हैं। अपने चित्रों में रेखा के सपाट रंगों का प्रयोग बनाते थे, कहीं कहीं फिर गोले का आभास होता था। इस आदि मानव के चित्रों की सरलता, सुगमता तथा रेखांकन पद्धति आज भी कलाकारों के लिए प्रेरणा है। अब आते हैं अपन मेन टॉपिक पे, जो अपने हैं प्रमुख चित्र, मतलब कहाँ कहाँ जो चित्र पाए गए, कौन सी जगह है, तो उनके अपन को यहाँ पर नाम तो मिलेंगे ही वैसे, और बाकी इनकी जगह या कहाँ पर बसे हो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इनको ध्यान से पढ़ना। तो सबसे पहले आता है होशंगाबाद। होशंगाबाद पंचमढ़ी से लगभग 45 मील दूर नर्मदा किनारे स्थित है। इस नगर में 2.5-3 मील पर इटारसी जाने वाला मोटर रोड है। किनारे एक छोटी सी पहाड़ी जिसे आदमगढ़ कहा जाता है। ये जितने भी चित्र मिलते हैं ये आदमगढ़ पहाड़ी पे मिले। इस पहाड़ी पर करीब 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय है, मतलब कि क्या मिल सकता है कि स्टोन, मतलब कि रॉक पेंटिंग जिनमें हाथी, घोड़ा, महिष, जिराफ, समूह, शस्त्रधारी, अश्वरोही, 4 धनुर्धारी शंपाकन पद्धति से बनाया गया, मतलब खोद ऐसे कुछ बनाया गया। यह यहाँ पर विभिन्न शैलियों में भी किए गए चित्रण को प्रयोगों के 5 स्तर है, जो कि अनेक कालों में गोता गया। मतलब कि बहुत सारे चित्र अपन को बाद के कालों को भी नजर आते हैं, काल मतलब कि टाइम्स के नजर आते हैं। फिर सबसे इसका फर्स्ट चित्र आता है, जो मेन मतलब कि फेमस चित्र बता रहे इसमें। तो सबसे पहला है घोड़े का आखेट, मतलब कि शिकार का चित्र, घोड़े का शिकार करते हुए। ये घोड़े का शिकार का भी लग रहा है ये चित्र। इसमें 2 तरह की कन्फ्यूजन, मतलब 2 तरह की मतलब अवधारणा बन रही है कि या तो ये मतलब कि किसी क्या कहते हैं युद्ध का हो सकता है, या घोड़े का शिकार करते हुए, क्योंकि इसमें देखिए ध्यान से इस चित्र को देखते तो एक घोड़े के चित्र लग रहा है और वापस से एक बाण इस आदमी के पास आ रहा है। तो अपन इसको पढ़ते हैं। होशंगाबाद शहर में शिलाश्रय पर एक गेरुए लाल रंग से अंकित घोड़े का आखेट का दृश्य, जिसमें एक धनुर्धारी बाण छोड़कर घोड़े को घायल कर रहा है। बाण घोड़े के पिछले पैरों में लगा है। आखेट शिकार और आखेटक शिकारी, मतलब ये दोनों टर्मिनोलॉजी इसमें हुई। आखेट तो मतलब शिकार और आखेटक मतलब शिकारी को कहते हैं। दोनों के पैरों से गति का आभास होता, पर घोड़े के अगले पैरों की स्थिति स्वाभाविक लगती है, मतलब कि आगे वाले जो पैर है जो सिंपल लग रहे हैं, मतलब कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा हो जिसको ना। उसके पेट पर धारियाँ चित्रित है, कुछ बाण धनुर्धारी की ओर सामने आते हुए बनाए। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि घोड़े के लिए कदाचित युद्ध का भी हो सकता है, मतलब युद्ध भी हो सकता है या घोड़े का शिकार भी हो सकता है। ठीक है, फिर आगे चलते हुआ फिर आता है अपना सिंघनपुर। यह छत्तीसगढ़ की रायगढ़ रियासत में मान नदी के किनारे पूर्व की ओर स्थित है। पूर्व में यह मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत स्थित था। सिंघनपुर चंवरडल पर्वत श्रृंखला के तल में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, जो नहर पाली नाम से लगभग 3 मील दूर है। यह 50 चित्रित शिलाश्रय एवं गुफाएं मिली। यहाँ घोड़ा, बारहसिंगा, हिरन, शाही भैंसा, सांड, सूंड, उठाए हाथी और आदि जानवरों का सजीव अंकन है। विशालकाय महिष का आखेट, मतलब कि महिष मतलब जो बेल होता उसका। यह एक विशालकाय महिष आखेट का शिकार समूह चित्रण भारतीय शिलाश्रयों पर चित्रित है। सभी आखेट दृश्यों शिकारी चित्रों में प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण है। इसमें शिकारी सिर्फ भालों का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो धनुर्ज्ञान से पहले की नितांत आदिम अवस्था का द्योतक है, उसकी गतिमय मुद्राएं अत्यंत ही स्वाभाविक प्रतीत होती है। महिष चित्रित है इस पैरों के पास लघु आखेट दृश्य में, जिसमें जंगली सुअर, मतलब सुकर को सुअर कहते हैं, का सजीव चित्रण किया गया है। उसके सामने मानव आकृतियाँ भी उतनी ही सजीव, और ये सभी शिकारी भालों के सुकर पर वार कर रहे हैं। सुकर की अवस्था एवं आखेटकों की, मतलब कि शिकारियों की मुद्राओं से आखेट दृश्य का एक स्पष्ट रूप से लक्षित हो रहा है, मतलब कि एक शिकारी का चित्र नजर आ रहा है, मतलब इनकी अवस्था देख के बताई जा रहा है। फिर आता है मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ वाला मत मान लेना आप, ये मिर्ज़ापुर ये अलग सा क्षेत्र है, ये वो सब हवाई बात है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में स्थित गुफाओं के चित्र में अधिक स्वाभाविक एवं यथार्थ से चित्रित किए गए। इनमें गेंडा, सांबर, हिरन, सूर तथा बारहसिंगा। एक तो आप इन चीज़ों को भी पता लगाइए कि जिस जगह के नाम से जो आपको ये इसमें चित्र बता रहे हैं, तो उन चित्रों का आप दिमाग पर रख लीजिए कि ये पूछ सकते हैं ये मेन चित्र है। इनमें गेंडा, सांबर, हिरन, सूअर, बारहसिंगा है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग के समीप घोड़ामंगर में गेरुए रंग से गेंडे का शिकार एवं महत्वपूर्ण दृश्य विजयगढ़ की हरनी हिरन नामक गुफा में प्राय इसी प्रकार की 6 आदमी कांटेदार भाले से गेंडे का शिकार करते हुए चित्रित है। चित्र में भाले बहुत ही विशेष आकृति के कांटेदार बनाए गए हैं। इस चित्र में गेंडे की आकृति आखेटकों, मतलब शिकारियों के आघात मुद्राएं तथा सिंह के प्रहार से ऊपर उछलने की निशस्त्र आखेट की रचना में ध्यान
उत्कृष्ट करती और आखेट दृश्यों में ये चित्रित है। मतलब कि देखिए कि आप चित्र ये आखेट करें तो कि एक उछाल के फेंक रखा है, चित्र बना रखा है, तो ये ध्यान रखिए मिर्ज़ापुर का चित्र है। फिर आता है पंचमढ़ी वृषभ आखेट दृश्य। पंचमढ़ी क्षेत्र इमली खो से 100 से अधिक क्षेत्रों में के बीच सफ़ेदी लिए हुए हल्के जामुनी रंग में अंकित वृषभ के आखेट शिकार का महत्वपूर्ण चित्र है। इस दृश्य में 5 धनुर्धर मिलकर वृषभ का शिकार कर रहे हैं और सभी आखेटों को शिकारियों के मुद्राएं सजीव एवं आकृति गतिमय है। इनकी बाण छोड़ने की मुद्रा स्वाभाविक है और इस दृश्य में धनुर्धर को वृषभ ने सींगों से ऊपर उछाल दिया और जिससे उसका धनुष बाण हाथ से छूट गया और 4 बाण तीर बैल के शरीर के छिदे हुए और 2 पीछे पीठ के और एक नीचे गर्दन में लगा चित्रित किया गया। वृषभ क्रोधित और आघात मुद्रा में चित्रित किया गया और जो उसकी झुकी गर्दन और उठी पूंछ से अनुमान लगाया जा सकता है कि वृषभ के आखेट दृश्य संभवतः प्रस्तर युगीन आदिम अवस्था की परिचय है। मतलब आप इन चित्र को देख के भी बना सकते हैं कि मतलब ये इसमें इसको देख के भी आप पता चल रहा है कि मतलब ये जो ये वृषभ है कितना मतलब एंग्री, ये इससे लड़ाई करे, किसी को उछाल के फेंक रखा है, कहाँ कर रखा है, तो भी मतलब कि चित्र के भाव नज़र आ रहे हैं अपन को, इस भाव नज़र आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होना है, इसलिए तो ये चित्र इतने फेमस है। बाकी ऐसी लाइनें कोई भी बना सकता है लेकिन जो ये भाव जो आ रहे हैं इनमें ये बहुत मेन होते हैं। फिर अपनी मेन साइट आती है भीमबेटका। भीमबेटका की खोज किसने की थी? वीएस वाणक्कर ने, जिसका नाम है विक्रम श्रीधर वाणक्कर होगा शायद तक, वाकणकर सॉरी। भीमबेटका मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में एक पहाड़ी है जो गोहरागंज तहसील के रायसेन जिले में स्थित है। उसका नाम भीमबेटका है। बाराखेड़ा नामक रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर भीमपुर नामक आदिवासी गांव के पास एक भीमबेटका पहाड़ी है। मतलब पहाड़ी के नाम से ये चित्र है। पहाड़ी चट्टानों की ऊंचाई अधिक होने से काफ़ी दूरी से चट्टानों में दिखाई देने लगती है। यह स्थान आदि मानव का मुख्य केंद्र रहा होगा। यहाँ के 2 प्रकार के चित्र प्राप्त हुए, जंगली जानवर एवं अविकसित मानवीय रूप है। भीमबेटका के दोनों ओर 600 से अधिक शिलाश्रय है जो कि 10 किलोमीटर में फैले हुए हैं। इन चित्रों में खोज का श्रेय श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर को जाता है। इन्होंने 1958 में ईस्वी में इस क्षेत्र में खोज निकाला। यहाँ के शैल चित्र सबसे पुराने और अधिक संख्या में प्राप्त हुए। यहाँ के प्राप्त होने वाले चित्र में अधिकतर चित्र लाल अथवा सफ़ेद रंगों में बने, लेकिन कई अपन को पीला और हरा रंग भी नजर आता है। यहाँ पर मुख्य रूप से हाथी, गेंडा, भालू, जंगली सुअर, चीता, जंगली गाय, नीलगाय, सांबर, बैल, भैंस, बंदर एवं हिरन आदि पशुओं का चित्रित मिलता है। ये पशु ज़्यादातर झुंड में ही चित्रित किए गए। विद्वानों का मत है कि प्रागैतिहासिक काल में मानव 1000 वर्ष तक निवास करता रहा होगा और भीमबेटका के सबसे बाद की संस्कृति को मध्य पाषाण काल कहा जा सकता है। मतलब इसको मध्य पाषाण काल कहा जा सकता है। मतलब उत्तर पाषाण, ये मतलब ये सबसे पुराने चित्र है। मतलब ये वो सब चित्र थे तो शायद उत्तर पाषाण काल में मान रहे थे, लेकिन इसको मध्य पाषाण काल में माना गया। जिनके बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए, जहाँ उनके द्वारा प्रयुक्त औजार एवं विद्वान का मत है कि प्रागैतिहासिक काल में मानव 1000 वर्ष तक निवास करता रहा होगा। भीमबेटका सबसे बाद की संस्कृति को मध्य पाषाण काल कहा जा सकता है। जिनके बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए, जहां उनके द्वारा प्रयुक्त औजार एवं हथियार अपने मूल स्थान पर ही दबे रह गए और प्रागैतिहासिक संस्कृति का इतना लंबा एवं अविच्छिन्न इतिहास अन्य स्थानों पर दुर्लभ है। भीमबेटका की गुफाओं एवं शिलाश्रयों पर पाई जाने वाली चित्रकला से इस स्थान का महत्व बहुत अधिक है। फिर आता है शिकार नृत्य दृश्य। यह चित्र शिकार नृत्य का दृश्य है। यह चित्र भीमबेटका की गुफा के आवक्ष पट पर बना है। यह दृश्य 3 से 4 फीट के आकार में बना हुआ है। यह भीमबेटका के 2 प्रकार चित्रों से एक दूसरे के प्रकार चित्र है। पहले प्रकार के चित्र में जंगली जानवरों के चित्र और दूसरे प्रकार के चित्रों में यह आता है और ये चित्र जिनमें मानव का कुछ विकसित रूप दर्शाया गया और अतः इस चित्र में विकसित श्रृंखला में अंग माना गया। मतलब कि इसमें कुछ अलग सा ही बता रखा है। इस चित्र में एक वृषभ स्वाभाविक मुद्रा में गर्दन सीधी कर खड़ा हुआ दिखाया गया, मतलब, और जिसके दोनों सिंह आगे की ओर मुड़े हुए, चेहरे थूथन में गहरा गेरुआ लाल रंग, ये देखो आप ध्यान से देखो, रंग सपाट भरा हुआ और इसके बाद गर्दन में पेट के कुछ हिस्सों में खड़ी रेखाएं अंकित है। गर्दन का कुछ भाग खाली और शरीर को पिछले हिस्सों में तिरछी एवं षटकोणीय रेखाएं दर्शाई गई है तथा पीछे पुट्टे पर चौकड़ी बनी हुई प्रकृति होती है। ये जैसे ये देख सकते हो आप। चित्र में वृषभ की बिना बालों वाली पूंछ सीधी लटकी हुई है। फिर आते हैं अपन आगे। चारों पैर खुर अदृश्य कटे हुए और वृषभ आकृति के पृष्ठ भाग में लगभग 8 मानव आकृतियां बनी हुई है। ये मानव आकृतियां नृत्य मुद्रा से दर्शाती है।
वृषभ के पिछले मानव आकृति को अपने बाएं हाथ में धनुष, दाएं हाथ में 5 तीर लिए हुए और उन्हें हाथ में ऊपर की ओर उठाए गए। यह चित्र प्राकृतिक मानव की विजय एवं विजय का चित्र है। मतलब कि ये एक वो उत्साह बनाते थे, मतलब वो गाना नहीं करते जिंगल वाला हुर वाला, वो कर रहे, मतलब ये भैंस को बीच में खड़ा कर दिया, ये चारों ओर घूम के नाच रहे, तो वो वाला ये कुछ चित्र है। और उन्हें हाथ से ऊपर उठाए दिखाए गए। ये चित्र प्राकृतिक मानव का विजय का चित्र है, व्यक्तित्व के आंतरिक उल्लास का द्योतक है। और इस चित्र में ज्यामितीय रेखाएं विभिन्न शक्तियों को व्यक्त करती है। इस चित्र में कलात्मक अनुभूति की संप्राणता, तीव्रता, गति, बोधता के साथ साथ आकृतियों की सहजता को दर्शाकर आदि मानव ने चित्रों पर तत्व को प्रदर्शित किया गया। विकसित आर्कैड संस्कृति का यह रूप आदि मानव के वृषभ बाह्य शरीर के भाग पर विश्रृंखला रेखाओं के माध्यम से चित्र की विद्या का अमूर्त ज्यामितीय संयोजन निर्मित कर आने वाली पीढ़ी के लिए नया उदाहरण प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार विविध स्थानों पर बने आदि मानव के इन चित्रों के माध्यम से हम उस आदि मानव की जीवन शैली और विकास क्रम के भावनाओं को जान सके, और जो चित्रकला के इतिहास का प्रथम एवं महत्वपूर्ण अध्ययन है। मतलब कि अब ये पूरा चैप्टर तो अपना खत्म हो चुका है। तो इसमें क्या क्या बताया कि अपन कैसे आदिम कला की प्रकृति हुई, कैसे आदिम कला उत्तर पाषाण युग से चालू हुई, मतलब 50,000 से लेकर 5,000 ईसा पूर्व से ये काम चल रहा था। फिर कितनी मेन पहाड़ी आई, होशंगाबाद आया, भीमबेटका के चित्र आए, पंचमढ़ी के आए, सिंगनपुर के आए, मिर्ज़ापुर के आए। तो इन चित्रों से पता चला कि आदि मानव कैसा क्या रहता था, उसकी जीवन शैली कैसी थी, उसने कैसे वो सर्वाइव किया इतनी जगहों से, कैसे वो उसने हर्ष उल्लास की चीज़ें को संभालता था और कैसे कुछ करता था। तो ये रिलेटेड लेक्चर में छोटे छोटे बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप ध्यान से पढ़ सके। मतलब बड़े बड़े लेक्चर का कुछ मतलब नहीं है, कोई देखता है नहीं, इसलिए तो चलते रहिए। फिर इसके अगले वाला चैप्टर आएगा बुद्धकालीन चित्रकला। मतलब इसमें अपने बुद्धकालीन, मतलब पिछले अपने फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि गुफाओं के बारे में। तो सबसे पहले किसकी गुफाएं थी? जोगीमर्रा की गुफाएं थी। तो ये अपन उस अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो तब तक के लिए ट्यून्ड रहना। गुड बाय, थैंक यू।